तुम लोगों में से तो नहीं है ना जो कुछ भी गलत हुआ तो सब लड़के की गलती वैसे वाली बीच में चलो ओए ओए BUOY, हाँ बियॉन्से मानसी। अभी हमने एक कल सिचुएशन ली थी कि h डिस्टेंस पे किसी भी बॉडी पे या कोई भी जो बॉडी होगी उस पे h हाइट पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, ये h है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, अरे वही तो पूछा हूँ, P कितना होगा, कल हमने देखा था ना, क्या था, ऐसा नहीं था रो जी एच है ना, ऐसे कुछ नहीं था, रो जी एच नहीं, एक्चुअली ये है जी रो डेंसिटी, हाँ रो जी एच है, हाँ हाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही है, ठीक है। तो इस पे ये प्रेशर लग रहा है, लेकिन कल मैंने एंड में आपको ये बताया था ये प्रेशर ऊपर से नीचे से हर जगह से बराबर लगेगा, है ना। लेकिन अगर ये बॉडी, और इसके लिए मैंने ये बताया था इन्फिनिटली स्मॉल बॉडी है ये, तब ऊपर नीचे हर जगह से बराबर लग रहा है। इन केस ये बॉडी थोड़ी सी बड़ी हो गई, ठीक है, अगर मैंने ऐसा कर दिया इस बॉडी का कि ये बॉडी थोड़ी सी बड़ी हो गई, इस टाइप की हो गई, अब जो ऊपर प्रेशर लग रहा होगा और जो नीचे प्रेशर लग रहा होगा वो अलग अलग होगा। सोचो क्यों? सरफेस में हाँ नहीं वो तो ठीक है, नीच हाँ एरिया जितना बढ़े प्रेशर उतना बढ़ना नहीं चाहिए। हाँ वो तो बढ़ जाएगा, प्रेशर बराबर रहेगा, फोर्स बढ़ जाएगा, एरिया जितना ज़्यादा रहेगा तो ठीक है। प्रेशर, अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे लगने वाला प्रेशर, यहाँ पे लगने वाला प्रेशर अलग है। क्या आप ये बता सकते हो यहाँ पे लगने वाला प्रेशर और यहाँ पे लगने वाला प्रेशर अलग होगा कि नहीं? क्यों? कल ही तो बताया कि नहीं, अभी तो बताया ग्रॉस ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं, कल अपने छोटी ऑब्जेक्ट ली थी, अब हम बड़े ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। जैसे जैसे नीचे ज़्यादा लगेगा, हाइट बढ़ रही है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो ग्रॉस ऑब्जेक्ट है ना, इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मान लो इसकी जो टोटल हाइट है इसको मैं लेता हूँ डेल्टा एच, ठीक है, और ये एक एच हाइट पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एच हाइट पे डूबा हुआ है, ठीक है। क्या मेरे को बता सकते हो टॉप पे कितना प्रेशर लग रहा है? तो कोई जवाब देना चाह रहा है? हाँ, क्या आप बता सकते हो यहाँ टॉप पे कितना प्रेशर लग रहा होगा इस ऑब्जेक्ट के? एटमॉस्फेयर प्लस एच, हाँ प्लस रो जी एच, तो प्रेशर कितना लग रहा होगा टॉप पे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है नीचे की तरफ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें से आवाज़ कैसे आ रही है? यशिका भारद्वाज माइक ऑन है क्या? हम किसी तरीके से इनका माइक ऑफ, चलो बढ़िया, मैंने आवाज़ कम कर दी। हाँ, क्या हम किसी तरीके से ये बता, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा लग रहा है और ऊपर की तरफ प्रेशर कम लग रहा है तो ये लगातार नीचे जाएगी ऑब्जेक्ट, है ना, या इसको अपेरेंटली नीचे की तरफ का पुल महसूस होगा। अगर ऐसा होगा कि इस फ्लूइड की वजह से ऊपर की तरफ प्रेशर ज़्यादा लग रहा है और नीचे की तरफ कम लग रहा है तो ये ऊपर की तरफ उठना चाहेगी, है ना। हम ये चेक करना चाह रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं नेट वर्टिकल फोर्स कितना होगा। वर्टिकल फोर्स वुड बी कि इसका अपवर्ड प्रेशर को मैं ये कह देता हूँ अपवर्ड प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर इनटू एरिया इज फोर्स,
राइट, अपवर्ड फोर्स हो गया ये, माइनस डाउनवर्ड प्रेशर इनटू एरिया, इससे निकल जाएगा, है ना। देख लेते हैं अपवर्ड प्रेशर कितना है। अपवर्ड प्रेशर मतलब नीचे से क्या प्रेशर लग रहा है, नीचे से कितना लग रहा है, रो इंटू जी इंटू एच, बट यहाँ पे हमारी हाइट कितनी है टोटल, एच प्लस डेल्टा एच, है कि नहीं, एच प्लस डेल्टा एच हो गया, माइनस यहाँ पे लगाएंगे रो जी एच, यहाँ पे एच एच ही है क्योंकि ये ऊपर से हम प्रेशर लगा रहे हैं ना, और ये इतना ही एच है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, रो जी कॉमन ले लेता हूँ, क्या आएगा, एच प्लस डेल्टा एच माइनस एच, एच से एच कट गया, क्या आ गया, रो इंटू जी इंटू डेल्टा एच। वॉट इज डेल्टा एच, डेल्टा एच इज द हाइट, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ से मिस कर दी, क्या हर एक में ए मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए था, ए हम भूल गए मल्टीप्लाई करना, इंटू ए। क्या मेरे को बता सकता है कोई कि डेल्टा एच इंटू ए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। तो विच मीन्स कि फोर्स कितना लग रहा है इसे ऊपर की तरफ इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम, गॉट इट। ये क्या चीज, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ये हो गया मास बाय वॉल्यूम। इस रो को जरा हम हटा दें और ऐसा लिख दें कि मास बाय वॉल्यूम इंटू जी इंटू वॉल्यूम, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू एम जी। नाउ व्हाट इज दिस एम, ये मास किस चीज का, ऑब्जेक्ट का, वाटर डिस्प्ले, वाटर का। ये डेंसिटी किस चीज की है, वाटर की, मास ऑफ द फ्लूइड, आप समझ रहे हैं। तो ये एफ क्या था, एफ था नेट अपवर्ड या डाउनवर्ड फोर्स। कौन सा फोर्स ज्यादा है, अपवर्ड वाला फोर्स ज्यादा है या डाउनवर्ड वाला, मतलब ये टर्म बड़ी थी और वो टर्म बड़ी थी, पहली वाली टर्म बड़ी थी क्योंकि एच एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ का फोर्स ज़्यादा है, मतलब कोई भी डूबी हुई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ का नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, कितना, इक्वल टू द मास ऑफ द फ्लूइड इनटू जी, ठीक है। कि मतलब आपने कोई चीज़ नीचे डुबाई पानी के नीचे, जितना मास ऑफ द फ्लूइड निकल कर बाहर आ गया है ना, उसको कलेक्ट कर लो, एग्जैक्टली इतना अमाउंट ऑफ फोर्स है जो कि ऊपर अपवर्ड बॉयंट फोर्स होगी, मास ऑफ द फ्लूइड इनटू वॉल्यूम, समझ गए। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अंदर का सर, क्या? वो मास से बाहर का, अंदर का भी, अगर मान लीजिए वो जैसे बलून हो, हाँ, तो उसका अंदर का भी मास, नहीं मतलब किस, जैसे कोई, हम ऐसा करते हैं, बलून नहीं लेते, हम डेंसर ऑब्जेक्ट लेते हैं, स्टील, ठीक है, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सिचुएशन, ठीक है, उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। कि अब ये चेक करते हैं कि नेट वेट एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, सपोज देयर इज अ ब्लॉक ऑफ स्टील, ब्लॉक ऑफ स्टील, वी नो व्हाट अपवर्ड फोर्स इट वुड एक्सपीरियंस, ये कितनी फोर्स होगी, मास ऑफ द फ्लूइड इनटू इट्स मतलब जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और ये तो अपवर्ड फोर्स है, ठीक है, और डाउनवर्ड फोर्स कितनी होगी, वो होगी, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं एक्चुअली, मास ऑफ द स्टील इनटू जी, ठीक है। ये चीज बड़ी होगी, ये चीज बड़ी होगी, ये क्यों बड़ी होगी, स्टील इज हैवियर, इट्स डेंसिटी इज हैवियर, है ना, इट्स डेंसिटी इज मोर, तो दिस माइनस दिस, मतलब होगा ये कि स्टील अभी भी नीचे जाएगी, है ना, लेकिन एक बॉयंट फोर्स फिर भी उस पर लग रही होगी। स्टील, एक हम वेइंग बैलेंस नीचे ले गए और उसके ऊपर स्टील को मेजर करने की कोशिश करा, अब वो इतना मास नहीं देगा, अब वो माइनस मास ऑफ फ्लूइड देगा। तो आप समझ रहे हैं कि आपने जितना भी अंदर किसी चीज़ को डुबाया उसमें से मास ऑफ द फ्लूइड हट जाएगा, कितना, इक्वलेंट टू द अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मास आया था वो कितना आया था, रो इंटू वॉल्यूम, जितना भी डेंसिटी है और उस डेंसिटी ने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करा है। एक्चुअली ये क्या था, भी ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड था, फ्लूइड का वॉल्यूम, ये इसके अंदर का फ्लूइड का वॉल्यूम है,
है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो यहाँ पे एक शिप है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसकी वॉल्यूम अबव द वाटर V1 है, शिप की बिलो द वाटर V2 है, ठीक है। अब क्या आप बता सकते हैं कि इस शिप का टोटल वेट कितना होगा? क्या किसी तरीके से हम ये बता सकते हैं कि अगर हमें ये पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इफ दिस इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर, है ना, एंड ये वॉल्यूम्स हैं कुछ, क्या आप बता सकते हैं इस वेट का, इस शिप का वेट कितना होगा? सोचो, यहाँ पे इस तरह सोचो, क्या जो वाटर का जो डेंसिटी है, जो प्रेशर है, उसको माइनस कर देंगे, उसके क्या होता है माइनस का तो मतलब ही नहीं बनता। ये है kg पर मीटर क्यूब और ये है मीटर क्यूब के टर्म्स में, सेम यूनिट। नहीं, सेम यूनिट की चीज़ों को हम माइनस कर सकते हैं। अरे ऐसे स्पेकुलेशन मत लगाओ, सोचो, डोंट स्पेकुलेट। देखो लॉजिक लगाते हैं, शिप का वेट कितना है, मान लो m, अज्यूम कर लेते हैं जब नहीं दिया तो, ठीक है। शिप का वेट कितना है, मास, ठीक है। और द शिप इज सस्पेंडेड ओवर वाटर, विच मीन्स द बॉयंसी फोर्स ऑफ द वाटर मस्ट बी इक्वल टू, है ना, ग्रेविटी का ये फोर्स, ठीक है। तो मास इनटू इट्स ग्रेविटी जो भी है शुड बी इक्वल टू बॉयंट फोर्स। और बॉयंट फोर्स कितना होगा, बॉयंट फोर्स कितना होगा ये हम देख लेते हैं। बॉयंट फोर्स कितना होता है, हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। मतलब रो जी वी सब सही है, बट रो जी वी में आप कंफ्यूज होगा। मैं कह रहा हूँ मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस करते हैं ना, व्हाट इज द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, हाउ मच लिक्विड वाज डिस्प्लेस्ड, V2 टाइम V2 था ना, है ना। तो V2 था, सॉरी V3 लिख दिया हमने, V2, ठीक है। अब इस V2 की मदद से, यहाँ V2 मैं बस ऐसा लिख देता हूँ बिकॉज मास कैन नॉट बी इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। V2 के करस्पॉन्डिंग जो भी मास आएगा, V2 के करस्पॉन्डिंग कितना मास आएगा, V2 किसका मास है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर की डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम कर दो तो मास आ जाता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज मास। डेंसिटी कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं रो ऑफ वाटर इनटू V2, आप समझ रहे हैं। इसलिए जब भी आप, जैसे हम डिफेंस के जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं वो पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे जब भी शिप्स को बताया जाता है शिप कितनी बड़ी है ना, या सबमरीन कितनी बड़ी है, तो हम बताते हैं कितना वाटर वो डिस्प्लेस करती है, दिस मैनी टन्स ऑफ वाटर। ये कितनी बड़ी शिप है, ये इतने 1000 टन्स ऑफ वाटर डिस्प्लेस करती है, इतने मिलियन टन्स ऑफ वाटर डिस्प्लेस करती है, समझ रहे हैं। उससे हम पता लगाते हैं शिप कितनी बड़ी है, ठीक है। उसका डिस्प्लेसमेंट वेट देखा जाता है, क्यों, जितना उसने डिस्प्लेस कर दिया वो उतना वो हो गया ना। आज समझ रहे हैं। अगर इसमें हमने और वेट रख दिया, ये कार्गो शिप है, खूब सारे कंटेनर लाद दिया तो क्या होगा, हाँ अब क्या है कि ये थोड़ी सी और डूब जाएगी शिप, ठीक है, और ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो नया मास बढ़ गया है, नीचे जो mg लग रहा है, उसको बराबर करने के लिए और ज़्यादा बॉयंट फोर्स की ज़रूरत है, और ज़्यादा पानी के फोर्स की ज़रूरत है, और ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत है, आप समझ रहे हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है कि हम बॉयंट फोर्स कितनी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड है, उसके करस्पॉन्डिंग है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस उनके उसकी डेंसिटी कर दो। अगर मर्क्यूरी के अंदर डाल दिया है तो उसका मास इंटू उसकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा तो मास आ जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। आ रहा है ना समझ, कोई डाउट होना चाहिए यार, इतनी जल्दी कैसे समझ आ गया। इक्वेशन हाँ इक्वेशन, तो मैं कह रहा हूँ इक्वेशन मत लो ना, इक्वेशन को एक बार को भूल जाओ, ठीक है। या अगर आप चाहते भी हो इक्वेशन, वैसे इक्वेशन से समझना बड़ा मज़ेदार होता है, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर्स आपको दिखाई देते हैं।
ठीक है, अगर नोट करना है कर लो। ठीक है, अगर इतना लिख दिया तो स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंसिपल की। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। It states that नहीं या सिर्फ इतना लिखो कि the buoyant force experienced by a submerged object is equal to the weight of the fluid displaced. ठीक है, कि मतलब आप पानी के अंदर गए, ठीक है, स्विमिंग करने के लिए, आपको कितना बॉयंट फोर्स लगेगा कि जितना पानी आपने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, वो वाली स्टोरी सुनी कैसे आया था ये फॉर्मूला? नहीं, कि वो किंग ने बोला था कि भाई मैंने इस सुनार को सोना दे दिया है, ठीक है, और ये इसका बढ़िया सा क्राउन बनाकर दे रहा है, बनाकर तो दे दिया क्राउन, अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा इसने ऐसा तो नहीं करा कि इसके अंदर सिल्वर मिला दियो। ठीक है, मतलब ये सिल्वर ज़्यादा डेंस होती है, लोअर डेंसिटी होती है? लोअर डेंसिटी होती है, हाँ। ठीक है, गोल्ड हैवियर होता है। ठीक है, तो एक चीज़ हो जाएगी क्या कि अगर उसने, अब किंग के पास कोई तरीका नहीं है ये चेक करने का कि ये प्योर है कि नहीं, है ना, एक्चुअली किसी के पास कोई तरीका नहीं है ना। एक बार नहीं, सुनार कैसे चेक करेगा दूसरा? एक बार आपने मिलावट कर दी, दूध के अंदर पानी मिला दिया, आप कैसे चेक करोगे कितना पानी मिला है ना? ये क्या हो गया, ये एक अमलगम हो गया ना, अमलगमेशन हो गया, है ना। हमने एक एलॉय बना दिया गोल्ड का, ठीक है, हमने उसके अंदर सिल्वर मिक्स कर दी, और मतलब ऐसा होगा कि मान लो इतना गोल्ड दिया गया था, ठीक है, उसने क्या करा, इतने गोल्ड की और इतने ही वेट का अगर सिल्वर होता तो इतना होता, उसने क्या करा कि यहाँ से थोड़ा सा गोल्ड निकाला इतना, ठीक है, इतना, और यहाँ से उतने ही वेट का सिल्वर ऐड कर दिया इतना। समझ रहे हैं? इतना सा गोल्ड निकाला और इतने का इक्विवेलेंट थोड़ा सा ज़्यादा सिल्वर ऐड करना पड़ेगा वॉल्यूम की टर्म्स में, राइट? क्यों? उतना वेट बनाना है आपको, और उसने उतना ऐड कर दिया। आर्किमिडीज ने क्या चीज़ पाई? उसने ये चीज़ पाई कि अगर हम किसी तरीके से इक्विवेलेंट जितना वो गोल्ड था उतना ही गोल्ड और लेते हैं, ठीक है, और उसको बाथ टब में डुबाते हैं, देखते हैं कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, उसको लिक्विड डिस्प्लेस मिल गया। फिर उसने कहा कि आपका क्राउन लेते हैं, क्राउन को डुबाते हैं, देखते हैं कितना लिक्विड डिस्प्लेस आया, ठीक है। वो सिर्फ वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट से ये बता सकते हैं कि अब क्राउन मतलब लेस डेंस है या मोर डेंसिटी है ना। कहने का मतलब वॉल्यूम की मदद से उसने डेंसिटी बता दी। एक्चुअली उसने जिसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं ना, वो लगाया नहीं वहाँ पर,
है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है कि वेट ऑफ द जो वेट है वो एक्चुअली मतलब बॉयंट फोर्स कितना है इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। अगर वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाकई में लगाया होता ना तो एक और तरीका है इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने का। ये चीज़ समझ आई यहाँ पे कैसे पकड़ लिया, सिर्फ वाटर डिस्प्लेसमेंट से, है ना। कि कह दिया कि अगर प्योर गोल्ड होता तो इतना ही वाटर डिस्प्लेस होता, तुम्हारा इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगर वाकई में आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसमें लगाएंगे ना तो एक और काम कर सकते हैं हम, क्या कि एक बढ़िया सा टब लो, ठीक है, और यहाँ पे एक वेइंग बैलेंस लगा दो टब के अंदर, ठीक है। वेइंग बैलेंस लगा दिया और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम प्योर गोल्ड और यहाँ पे लेंगे हम क्राउन। सेम वेट की चीज़ें एकदम बैलेंस होनी चाहिए, लेकिन जब पानी के अंदर ले जाएंगे क्या ये अभी भी बैलेंस रहेंगी? क्यों? क्योंकि डेंसिटी अलग है तो बॉयंट फोर्स अलग अलग लगेगी। किस पे बॉयंट फोर्स ज़्यादा लगेगी? प्योर गोल्ड। प्योर नहीं, प्योर गोल्ड का तो वॉल्यूम कम है। किस पे बॉयंट फोर्स किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम पर। डेंसिटी तो दोनों के लिए बराबर है। पानी की वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस है ना, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस है वहाँ पर। जितनी ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा बॉयंट फोर्स। वॉल्यूम किसकी ज़्यादा है? इस क्राउन की, है ना। तो ये यहाँ पे एक बॉयंट फोर्स एक्स्ट्रा लगा देगा। यहाँ पे भी बॉयंट फोर्स लगेगी थोड़ी सी कम, वहाँ पे लगेगी थोड़ी सी ज़्यादा। अब क्या होगा, ये आउट ऑफ बैलेंस चले जाएंगे, है ना। होगा ये कि ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी। लो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अगर आर्किमिडीज को लगाना था तो ऐसे लगाना था, ठीक है। तो नहीं उसने मतलब ये भी तरीका कोई गलत तो नहीं है ना। उससे भी उसने ये तो पता लगा लिया भाई इसका वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, तुमने कुछ तो हल्की चीज़ मिक्स करी है। हाँ, तो एकदम से उसको ये आया कि यार अगर कोई हल्की चीज़ अगर हम मिक्स करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, है ना। वो इंट्यूशन उसने लगाया। बट हम कह रहे हैं कि अगर वाकई में आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो पढ़ो। है ना। तो बॉयंसी फोर्स अगर वाकई में उसको बॉयंसी फोर्स की मदद से करना होता तो ये बेस्ट तरीका था, ठीक है। वाटर में ऊपर नीचे हो जाएंगे, है ना। क्योंकि एयर में तो क्या है कि क्योंकि देखो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हम एयर के अंदर बॉयंसी महसूस नहीं करते, बट वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस कितना है? नहीं, फ्लूइड है ना, एयर इज अ फ्लूइड। तो बट वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस कितना है? इतना हमारा जितना वॉल्यूम है इतने का आप वेट ले लो, मतलब एयर ले लो, ठीक है, और उसको स्पेस में जाकर आप मेरे को नेग्लिजिबल है। नहीं, तब एयर रेजिस्टेंस फील होती है, वो अलग चीज़ है ना। तो हम मतलब हमें कितना क्या महसूस हो रहा है? हमें कुछ बॉयंसी महसूस हो रही है बट कोई सिग्निफिकेंट बॉयंसी है ही नहीं वो, है ना। हमारा वॉल्यूम है ही कितना, बट फ्लूइड के अंदर उतना डेंसिटी, क्योंकि फ्लूइड डेंस होता है ना, वो बॉयंसी महसूस होगी। और उस सेंस में जब आपको ये करना है, ये सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल एक जैसे अगर ये आइसबर्ग है, ठीक है, क्या आप पता लगा सकते हो कि टोटल जो आइसबर्ग है, और ये कहा जाता है कि 90% ऑफ द आइसबर्ग, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, हमें नहीं पता सही है कि नहीं, 90% ऑफ द आइसबर्ग इज बिलो द वाटर, ठीक है। कैन यू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द आइसबर्ग? हाँ, सेम प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे। हम क्या मतलब ये अब सीसेट का क्वेश्चन बन चुका है। क्या प्रिंसिपल यूज़ करेंगे कि इसको हम मान लेते हैं कि ये इसकी डेंसिटी कुछ है, डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग, ठीक है, उसका टोटल वॉल्यूम कुछ होगा, ये हो गया इसका मास, ठीक है। नीचे की फोर्स कितनी लग रही है ग्रेविटी की? मास इंटू जी, ये नीचे की फोर्स है, माइनस बॉयंट फोर्स कितनी लग रही है? वो कहने हैं कि हम वेट ऑफ द फ्लूइड इज वाटर इनटू उसका वॉल्यूम, ये हो गया मास। अब ये जो वॉल्यूम है ये कितना है? पानी कितना डिस्प्लेस हुआ?
90% ऑफ ये है ना, तो मतलब ये 9/10 हमें करना पड़ेगा। इसको उठाकर यहाँ ले आते हैं, थोड़ा सा कोने में ज़्यादा जा रहा है ये जो v है हम ऐसे नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे ये v नहीं, ये 90% ऑफ v है। तो 9/10 v ये हो गया हमारा मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, इनटू जी, ये हो गया फोर्स। ये कहाँ है, ऊपर की तरफ, ठीक है। इससे आपको मिल जाएगा। अब ये क्या है कि ये इक्वल है, एक्चुअली दोनों इक्वल हैं, है ना, नेट फोर्स, क्योंकि आइसबर्ग तो वही है ना, टिका हुआ है ना। तो v से v काट देते हैं, चलो g से g काट देते हैं, चलो ठीक है। क्या आपको मिल गया कि ρ1 कितना है, ρ1 इज इक्वल टू 9/10 ऑफ ρw, गॉट इट। तो आइस की जो डेंसिटी होती है वो 9/10 या 90% ऑफ वाटर होती है। अगर ये चीज़ सही है, अगर ये चीज़ सही है, ये फैक्ट सही है, पूरा डूब जाता तो वो 1 हो जाती, तो 1 हो जाती है ना। अच्छा, अगर 1 हो जाती, क्या आप पता लग, मतलब हमें ये तो पता लग गया कि जो पानी से हल्की चीज़ें होती हैं वो ऊपर तैरती हैं, पानी से डेंसर चीज़ें होती हैं वो नीचे डूबती चली जाएंगी। स्टील अगर डाल देंगे वो नीचे डूबता चला जाएगा, बॉयंस फोर्स ऊपर लगेगा, बट नेट फोर्स अभी भी उसके खुद के मास की वजह से नीचे की तरफ है। अगर एग्जैक्टली इक्वल है, कोई हमने ऐसी चीज़ इजाद कर ली जिसकी डेंसिटी एग्जैक्टली इक्वल है पानी की डेंसिटी के बराबर, वो कहाँ तैरेगी, वो नीचे जाएगी या ऊपर तैरती रहेगी, या सरफेस की जस्ट नीचे। सरफेस के जस्ट नीचे, ये एक पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट अगर उसको हमने यहाँ पे भी तैरा दिया ना, ना वो ऊपर जाएगी ना नीचे, वो वहीं पड़ी रहेगी। तो वो कहीं पे भी रह सकती है, जहाँ रख दिया वहाँ रहेगी, ठीक है। आप ये सही कह रहे हो कि हो सकता है वो अगर यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ पे रहे तो वहाँ पे एक और फिनोमेना आएगा सरफेस टेंशन का, और हो सकता है वो ऊपर ही रहे, नीचे ना जाना चाहे, ठीक है। हाँ नहीं, हाँ बेसिक, पर जहाँ पे भी है वो वहीं रहेगी, ठीक है। ये और ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि और ज़्यादा बॉयंसी नहीं है, और ज़्यादा डेंसिटी नहीं है, नीचे नहीं जा सकती, ठीक है। तो जैसे कई सारे, तो सुई की डूब जाती है, सोचो, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, हाँ नहीं, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर नहीं, प्रेशर तो डेंसिटी ज़्यादा है ना, स्टील की डेंसिटी ज़्यादा है वाटर की डेंसिटी से, तो नीचे जाएगा, है ना। तो वाटर की डेंसिटी क्योंकि कम है तो अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस एक्चुअली कम हो रहा है, 1 फोर्स उतनी जा रही है ना। सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना। सही है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ आ गया, ठीक है। तैरती है फिर पीछे स्टील की लगती है। हाँ, तो अभी हमने डिस्कस करा था ये कि हमने ये निकाला था कि क्या हम निकाल सकते हैं किसी तरीके से कि मतलब कितना एग्जैक्टली वेट होगा शिप का। तो हमने ये निकाला था कि देखो, मान लो ये शिप है और V2 नीचे वॉल्यूम है, V1 ऊपर का वॉल्यूम है, ठीक है। क्या हम किसी तरीके से वेट निकाल सकते हैं शिप का? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसका मास इंटू जी, ये टोटल वेट है, शुड बी इक्वल टू द पॉइंट फोर्स। एंड व्हाट इज द पॉइंट फोर्स? डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। V2, व्हाट इज V2? V2 इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। और बस आ गया आपका, समझे ना। इसलिए हम जब भी शिप्स की बात करते हैं, हम कितना लिक्विड वो डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेट की बात करते हैं। कभी न्यूज़ में देखना, ठीक है, कोई नई शिप अगर इंडियन नेवी के अंदर इंडक्ट हुई है तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वेट की बात होती है कि कितना वो वाटर डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं फ्लो रेजिम्स के ऊपर। हमें टाइप्स ऑफ फ्लो करने थे। 2 टाइप के फ्लो होते हैं, एक तो स्ट्रीमलाइन फ्लोज और एक टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन को हम लैमिनार भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है टर्बुलेंट, TUR होता है ना, टर्बुलेंट की स्पेलिंग क्या है? TUR। लैमिनार फ्लो होता है ना कि पानी एकदम दिखता है कि फ्लो ही नहीं कर रहा, लेकिन हाँ हाँ, मतलब
किसी तरीके से, मतलब जनरली जो सबसे अच्छा तरीका होता है ना लेमिनार फ्लो बनाने का, हाँ पाइप से स्ट्रीमलाइन फ्लो। नहीं, पाइप से आप अगर फ्लो तेज़ कर दोगे तो फिर वो टर्बुलेंट भी हो सकता है ना। हम कह नहीं सकते वो लेमिनार हो या टर्बुलेंट। एक ना वाटर बलून के अंदर पानी डालना बड़े से में, ठीक है, और फिर क्या करना, उसके ऊपर लगा देना टेप। क्यों? क्योंकि अब हम करना चाह रहे हैं इसमें छेद। अगर आपने नॉर्मल उस पर छेद कर दिया तो क्या होगा, जैसे आपने छेद करा वहाँ से एक फिशर प्लेन बन जाएगा और वो फटना शुरू हो जाएगा बलून, ठीक है, फट जाएगा। आपने पिन जैसे मारी फट जाएगा। पिन मारने से मतलब फटने से अगर आपको बचाना, आपको क्या करना है, एक बढ़िया सी डक्ट टेप इस पर लगा दो और बढ़िया सा छेद कर दो। जैसे आपने छेद करा एक लेमिनार फ्लो आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब लेमिनार फ्लो का मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रीम की लाइंस है ना, इसको हम स्ट्रीम लाइंस बोलते हैं। मतलब जैसे ये फ्लो है, ठीक है, और ये सिर्फ एयर के अंदर नहीं होता, पाइप के अंदर भी लेमिनार फ्लोज हो सकते हैं, ठीक है। लेमिनार फ्लो का मतलब सिर्फ इतना है कि जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो पैरेलल चल रही हैं अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा कि ये चीज़ हो जा रही हो, समझ रहे हैं, वॉर्टिसेस अंदर मिनिमम वो अंदर बन रहे हो और जो स्ट्रीम लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, अगर ऐसा हो रहा है किसी वजह से, इसको कहते हैं टर्बुलेंट, ठीक है, और इसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन, ठीक है। अब क्यों, मतलब हमें ये फ्लो रिजीम्स को, मतलब क्या हमें पड़ी है कि हम डिफाइन कर रहे हैं भाई फ्लो रिजीम कि ये लेमिनार है टर्बुलेंट, इसलिए क्योंकि इस टाइप का जो फ्लो है वो जिस सरफेस के ऊपर से जा रहा है उसको बहुत करोड करेगा, ठीक है, एनर्जी डिसिपेटिंग होगा, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा होगा, ठीक है, ये हो सकता है उस कंड्यूट में वाइब्रेशंस इंड्यूस कर दे, ठीक है, और ये नहीं करेगा ऐसा। तो कैंडल में क्या होता है? हाँ, लेमिनार है वो फ्लो, मतलब ऐसा हो रहा है कैंडल में कि आपकी ये विक है और ये आपका फ्लो है इस टाइप का, ठीक है, यहाँ से वो ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे जो कैंडल में आपका वो होता है कहते हैं मोम, वो पिघल रही है इसकी हीट की वजह से, और वो जो विक है वहाँ पे कैपिलरी एक्शन की मदद से वो जो वैक्स है पिघली हुई ऊपर तक आ रही है, ठीक है, एक्सट्रीम हीट में वो जल जा रही है, जलकर जो भी सूट पार्टिकल्स बन रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एवेपोरेट हो रहे हैं और एयर के मिक्सचर के साथ आते आते वो जल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बन रहा है, ठीक है, और ये सारी चीज़ एक लेमिनार फ्लो में ऊपर चलती चली जा रही है। स्टोव पे ये हो सकता है, बट कभी कभी वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हम कितनी तेज़ी से कोई चीज़ जला रहे हैं। कैंडल में जनरली ऐसा होता है कि जो लौ अगर सीधी ऊपर जा रही है एक लेमिनार फ्लो है, बट कभी-कभी वो ऐसे ऊपर विगलिंग होकर वॉर्टेक्स बन जाती है। अगर वहाँ है, अगर वॉर्टेक्स बन रही है तो मतलब वो टर्बुलेंस की तरफ जा रही है, बट हम उसको साफ साफ नहीं बोल सकते। टर्बुलेंट फ्लो साफ हमें अगर पता है कि स्ट्रीम लाइन इंटरमिक्स कर रही हैं, ख़त्म हो जा रही हैं, ऐसा है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये एकदम ही अलग है। ये मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि टर्बुलेंट फ्लो रिजीम और लेमिनार फ्लो रिजीम के बीच का एक ट्रांजिशन फेज भी आता है ना, ये वो चीज़ हो सकती है जो आप विगलिंग अगर देख रहे हैं तो। वो हवा टिकट भी करता है ना, अगर विंड्स चल रही है। हाँ, बट उस केस में क्या होगा, मान लीजिए विंड चली है ना, तो ये जितनी भी फ्लो है ये आप सही कह रहे हैं, ये टर्बुलेंट हो जाएगा और कहीं पे भी मिक्स होकर ये कहीं चला जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम एयर में भी देख सकते हैं, विद इन द कंड्यूट देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, डैम्स में। क्यों? डैम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि डैम हमें 100 साल तक बचा कर रखने हैं। हमें ये नहीं चाहिए डैम का फेलियर हो जाए। डैम कैसे चलेंगे, इस तरीके से आपने देखा होगा कि वहाँ पे डैम के ऊपर कभी कभी हम यहाँ पे गेट्स वगैरह होते हैं जहाँ से पानी निकल रहा होता है, हम चाहेंगे लेमिनार फ्लो में जाए। क्यों? अगर ये टर्बुलेंट हो गया और इसने किसी तरीके से अपने बेस को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया तो होगा क्या कि ये डैम धीरे धीरे करोड हो जाएगा और फिर इवेंचुअली डैम का फेलियर पॉसिबल है, इसकी टॉपलिंग पॉसिबल है। ठीक है, हम कह रहे हैं मान लो डैम तो चलो कंक्रीट का है, डैम में फिर भी कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम और बड़ी हो सकती है क्या
कि इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। और बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि मान लो ये जो टर्बुलेंट फ्लो है ये आगे सैंड को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे और यहाँ से डिगिंग स्टार्ट कर दे, फिर क्या होगा? फिर भी तो टॉपल हो सकता है डैम। हाँ, तो मतलब इसलिए ऐसा होता है कभी डैम फेलियर की अगर कभी आप वीडियो देखो ना, ऐसा होता है कि एक छोटी सी स्ट्रीम निकल रही होती है, वो धीरे धीरे कोरोड कर करके और पूरा डैम फेल कर देती है। एक दिन के अंदर डैम फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम समझ क्यों रहे हैं ये टर्बुलेंट फ्लो वर्सेस स्ट्रीमलाइन फ्लो? क्यों? क्योंकि एक हमें घरों तक पानी पहुंचाना होता है ना। अगर टर्बुलेंट फ्लो है बीच में तो एनर्जी लॉस होगा। हमने जितने प्रेशर से मोटर से पानी पंप करा है लोगों के घरों की तरफ उन तक नहीं पहुंचेगा, बीच में एनर्जी लूज कर देगा अगर बीच में टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। दूसरा, हम नहीं चाहते उन कंड्यूट्स का कोरोजन हो जाए, हम नहीं चाहते अननेसेसरी वाइब्रेशंस इंड्यूस हो, अननेसेसरी साउंड इंड्यूस हो, है ना। इसलिए हम समझना चाहते हैं कि इसलिए हमारा मतलब हम फ्लो रिजीम्स को डिफाइन करते हैं कि ये लेमिनार हो गया, ये टर्बुलेंट हो गया, समझ गए? हाँ जी, वाटरफॉल टर्बुलेंट है, प्योर। ये हो सकता है कि एक बढ़िया सी शीट ऑफ वाटर नीचे जा रही हो, बट जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी वो टर्बुलेंट हो जाएगा, है ना। ये किस पे डिपेंड करता है कि ये स्ट्रीमलाइन होगा टर्बुलेंट? सिर्फ और सिर्फ वैसे डेंसिटी, उसकी विस्कोसिटी वगैरह वगैरह कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट क्योंकि डेंसिटी विस्कोसिटी हम कौन सा चेंज कर रहे हैं? हम क्या चेंज कर रहे हैं? स्पीड है जो जितना प्रेशर से आ रहा है। हाँ, मतलब प्रेशर स्पीड चेंज करेगी और जब स्पीड चेंज हो गई तो वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर गन और पिचकारी में डिफरेंस जैसे वाटर गन से सीधी लाइन निकलती है पानी का, हाँ। पिचकारी में से क्या कहते हैं? हाँ, ये कह सकते हैं हम। सर रेजिस्टेंस भी काम मतलब कुछ विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस, है ना। ज़्यादा अगर कोई जैसे विस्कस फ्लूइड है, अभी इसमें एक पॉइजन्स नंबर होता है, हाँ, उसके हिसाब से ये होता है। चलो छोड़ो। एयरप्लेन में किस तरीके से टर्बुलेंस काम करता अब भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये पहले हम ले लिखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो। आपने लिख दिया दो टाइप की, एक स्ट्रीमलाइन हो गया, एक लेमिनार। स्ट्रीमलाइन फ्लो में लिखो कि वेयर एवरी पार्टिकल ऑफ अ फ्लूइड follows a smooth path that is the flow lines do not cross each other. Next है turbulent flow. It is an irregular and chaotic flow in which we find eddies, 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 swirls, SWIRLS, swirls. एडीज एंड swirls। हाँ, eddies and swirls. है? ये क्या हुआ सर? swirl गोल गोल घूमना, तो सर एडीज की वो भी मतलब एडीज एक्चुअली थोड़ा छोटे swirl हो गए, है ना। कि ये जो चीज़ है ना, ये swirls और एडीज ही हैं जो हम बना रहे हैं कि स्ट्रीम। हाँ जी, swirl थोड़े बड़े हो गए, एडीज थोड़ी छोटी हो गई, बस इतना ही है, ठीक है। बट पॉइंट इज लाइंस क्रिस क्रॉस कर रही हैं, स्ट्रीम में फ्लो नहीं हो रहा। एडी करंट होता है। वो करंट होता है, वो ऐसा होता है कि स्टील के अंदर, हाँ, वो भी अंदर छोटे छोटे वॉर्टिसेस बनते हैं इलेक्ट्रॉन के, है ना। और जैसे वो घूमता है वैसे वैसे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्रिक्शन मिलेगा, अंदर रेजिस्टेंस तो मिलती है। व्हाट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो अंदर क्या है कि छोटी छोटी इलेक्ट्रिसिटी जो कहीं नहीं जा रही है, इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगी एक छोटे से एटम के, वो मेटल के ब्लॉब से, वो लाल हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा। फ्लो को करंट बोलते हैं। फ्लो को ही फ्लो ही करंट है, फ्लो ऑफ चार्जेस करंट। ओशन करंट। हाँ, ओशन करंट, राइट।
उस सेंस में भी बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब ये जो फ्लो रिजीम्स है ना, हम इसके लिए ना एक नंबर होता है रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर के बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस रेनॉल्ड्स नंबर लिखो। हाँ, REYNOLD। हाँ मेरे को ना 11th में एक टीचर मिले थे, वो मतलब कुछ टाइम के लिए उन्होंने पढ़ाया था, मिजोरम के थे और वो IIT दिल्ली के पास आउट थे। और उन्होंने मेरे को बताया था कि 0.45 रेनॉल्ड 045 पेन है ना, उसका रेनॉल्ड नंबर 0.45 होता है। मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। हाँ हाँ जो भी है, नहीं वो तो चलो, वो तो नाम हो गया। एक 055 एक 045 दो टाइप के पेन आते थे रेनॉल्ड्स के, है ना। तो उनका रेनॉल्ड्स नंबर वो जैसा होता था। एनीवे पॉइंट इज, रेनॉल्ड नंबर क्या बताता है? रेनॉल्ड नंबर हमें बताता है, इस एक सिंपल नंबर है, किसी तरीके से हमने निकाला है सपोज करो, ठीक है। और ये सिंपल नंबर हमें ये बता दे रहा है कि ये फ्लो टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर क्या है? इट इज़ अ डायमेंशनलेस रेशियो। ऑब्वियसली ऑल रेशियोज, मोस्ट रेशियोज आर डायमेंशनलेस एक्चुअली। इधर डायमेंशनलेस क्वांटिटी लिख देते हैं, दैट हेल्प्स, हाँ डायमेंशनलेस क्वांटिटी दैट हेल्प्स प्रिडिक्ट द फ्लो रेजिम। और रेनॉल्ड्स नंबर ना वैसे दिया ही ऐसे जाता है, आप रो वी डी बाय ईटा, ठीक है, इस तरीके से। कि क्या होता है कभी कभी ना, जिस कंड्यूट में हमने ये फ्लो रखा है उस कंड्यूट में कितनी देर तक वो चल रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि फ्लो रिजीम कैसी होगी। नहीं ई, रेनॉल्ड्स नंबर इज रो वी डी बाय ईटा। बट ये एक्चुअली वैसे हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डी इज अ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। हाँ जी, केमिस्ट्री में भी नहीं केमिस्ट्री में नहीं है, मतलब ऐसा तो साइंस है, कहीं पे भी डाल दो, है ना। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या है कि दो क्या होता है कि ना, और ये चीज़ समझने के बाद आपको ना यूट्यूब की वीडियो समझने में बड़ी मदद मिलेगी। नहीं डायमीटर नहीं है, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। क्या है कि देखो कोई भी फ्लो, अब क्या है कि एक चीज़ ध्यान रखो कि जो फ्लो है ना, हम ये दिखा रहे हैं कि फ्लो ऐसे जाएगा, बट ऐसे कभी जाता तो है नहीं। फ्लो जाता है एक्चुअली कैसे है कि इस तरीके से कुछ जाता है। एक सेकेंड, हाँ जी रुको हम बता रहे हैं कैसे जाएगा। जाएगा सीधे ही, लेकिन ऐसा होगा कि जो पाइप के एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वहाँ पे पीछे रह जाएगा, बीच में ज़्यादा तेज चल रहा होगा फ्लो। हाँ, ये हम एरोडायनेमिक्स की तरफ ही जाएंगे अभी, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि कैसे एरोप्लेन पर चलते हैं, ठीक है। अब बीच में मतलब जो फ्लो है, फ्लो रिजीम के एकदम सेंटर में तेज चल रहा है पानी, कोनों पे धीरे चल रहा है पानी, है ना। और ये ऑब्वियस है, मतलब अगर आप सरफेस से एकदम चिपके हुए हैं, एक तरफ फ्लो, पीछे से फ्लो आ रहा है जो आपको आगे ले जाना चाह रहा है, और एक तरफ ये फ्रिक्शन दे रहा है सरफेस, ठीक है। तो होगा क्या कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक आते आते यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टर्बुलेंस आना शुरू हो जाएगा कोने पे, समझ रहे हैं। इस टाइप का टर्बुलेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि सेंटर में अभी भी लेमिनार चल रहा है, यहाँ पे हल्के से वोर्टिसेस दिखाई देने शुरू हो गए, है ना। अब ये क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या है कि कितने डिस्टेंस तक आपने उस कंड्यूट में पानी छोड़ा है। कुछ डिस्टेंस के बाद टर्बुलेंस हावी हो जाएगी, क्योंकि कोने से टर्बुलेंस बनना शुरू हो जाती है। आप समझ रहे हैं, ये उस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, ठीक है। बट मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ उतना आसान नहीं होता निकालना, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे काम का ही नहीं है। इनफैक्ट एनसीईआरटी ये देता ही क्यों है फॉर्मूले, मेरे को तो ये नहीं समझ आता, ठीक है। बट ठीक है,
अगर दे दिया है तो कम से कम ये भी समझाए फिर। सर यानी कि अगर जैसे ज़्यादा पैक्ड हो तो ज़्यादा टर्बुलेंट होने का चांसेस है। हाँ, तो अगर ज़्यादा खुल जाएगा तो एक तरफ तो लेमिनार हो सकता है। सर ऐसा भी होता है ना, रिवर में ऊपर के सरफेस की स्पीड अलग होती है, नीचे की अलग होती है। ज़्यादा होती है। हाँ, नहीं नीचे कम होती है, ऊपर ज़्यादा होगी ना। नीचे कम होती है। हाँ, लॉजिक लगाओ ना, कौन सी चीज़ सरफेस से चिपकी हुई है ना? क्या चलो कह रहे ऊपर वाली सरफेस से चिपकी हुई है, नीचे क्या बात कर रहे हो? तो ऐसा क्यों होता है सर कि रिवर में खड़े हैं तो नीचे से आगे जा रहे हैं, नीचे से आगे मतलब पीछे की साइड करते हैं? मतलब खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है ना पैर पैर आगे वो ऐसा मतलब पानी फ्लो की वजह से। Are you sure? शायद ऐसे होता है। मेरे को तो नहीं लगता। बैलेंस खराब होगा। वो पानी का फ्लो है ना उसमें, वो तो इसलिए नहीं, ऊपर से ही धक्का लगता है। हाँ, इससे गिरने की जगह ज्यादा डर। कोई ऐसे नहीं जाता, नहीं नहीं, कोई आगे की तरफ ही जाता है हर कोई। पीछे कौन अगर आप यूं भी छोड़ दोगे ना अपने आप को, हाँ, तो भी ऐसा ही होगा कि मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है आपका आगे की तरफ रहेगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा कि अगर रिवर में खड़े भी हो तो ऐसे आएंगे, पैर ऊपर आ जाएंगे, लेट के जाओगे फिर आगे। वो तो डिपेंड करता है वो तो कि buoyancy है ना। सामने से फ्लो आ रहा है कि पीछे से आ रहा है। नहीं नहीं, वो बॉयंसी है, आपकी पूरी बॉडी ऊपर ही आना चाहिए। ठीक है, चलो। अच्छा, बस रेनॉल्ड्स नंबर का ये मतलब ऐसा है कि ये सिर्फ फ्लो कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। ठीक है, कोई इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि अगर ऐसा कहा गया है कि जब ये 2000 से नीचे होता है रेनॉल्ड्स नंबर तो हम लेमिनार बोलते हैं, 4000 के ऊपर होता है उसको टर्बुलेंट बोलते हैं, बीच में एक ट्रांजिशन की रीजियम आती है। ठीक है, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, अब आते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखो। कंटिन्यूटी इक्वेशन सिर्फ इतने से बात कहती है कि एक पाइप है जो आगे जाकर चौड़ा हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी फ्लूइड की या यहाँ पे? जहाँ पे चौड़ा है, इस पे ज़्यादा होगी ना, आगे चौड़े, चौड़े पे तो कम हो जाएगी ना। वहाँ पे तो कम स्पेस है ना, तो हाँ, धीरे-धीरे चलेगी। तो उतने ही वॉल्यूम को पर यूनिट मतलब करंट, सोचो करंट तो उतना ही पास होना है। सर, मतलब चौड़ी रोड पे गाड़ियाँ तेज जाती हैं, छोटे में जाम लग जाता है। नहीं, अब यहाँ पे हमें हल्का सा अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ गाड़ियाँ कहाँ ज़्यादा जा रही हैं, उस सेंस में देखो। ठीक है, तो हाँ, हमें क्या है, बराबर ही पहुँचाना है ना गाड़ी। पॉइंट ये यहाँ से अगर छूटेगी तो वहाँ पे जाएगी, है ना, उस सेंस में आप देख सकते हैं। खैर देखो, अब पॉइंट ये है कि एक और चीज़, गाड़ियों से हम इसलिए भी वैसे हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स को हम ट्रैफिक फ्लो में नहीं लगा सकते। एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग में ये काम होता है। ठीक है, हम लगा लेते हैं, लेकिन इस केस में इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि फ्लूइड इज़ कंप्रेसिबल, कार्स आर नॉट। ठीक है, और प्लस क्या है कि उसको बहुत छोटे क्वांटाइज्ड आप कर सकते हो, है ना, ये गाड़ियों को नहीं कर सकते। ठीक है, एनीवे आप ये देखो कि फ्लो रेट का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लो का रेट। ठीक है, ये सेम वॉल्यूम यहाँ से जा रही है, आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये रेट और ये रेट बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो बराबर है, मटेरियल ऐड नहीं हो रहा है ना, बीच में से तो कहीं क्रिएट हो नहीं सकता मटेरियल, है ना, तो उतना ही फ्लो। अब क्या है कि ये इसको भी फ्लो होने में टी टाइम लगेगा, इसको भी फ्लो होने में टी टाइम लगेगा। एरिया बढ़ गया तो वेलोसिटी कम हो जाएगी ना। हाँ, तो इसका सिंपल वो चीज़ होती है क्या, हम ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम शुड बी कांस्टेंट। एंड व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया टाइम्स डिस्टेंस पर यूनिट टाइम शुड बी कांस्टेंट। इट मीन्स कैट डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ दैट वाटर। तो एरिया टाइम्स वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, इफ एरिया इंक्रीजेस वेलोसिटी शुड डिक्रीज। ये अगर कांस्टेंट है, इज इक्वल टू कांस्टेंट है,
ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि A इज़ प्रोपोर्शनल या V इज़ प्रोपोर्शनल टू, हम उल्टा कर लेते हैं, चलो V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/A, इस टाइप का कुछ है ना, लॉजिकल है क्या कि अगर ये चीज़ हमने छोटी कर दी तो ज़्यादा तेज जाएगा पानी। नदी की तरह सोचो कि नदी यहाँ से पतली है, वहाँ से चौड़ी है, जब चौड़ी हो गई तो धीरे जा रहा है पानी, जब पतली हो गई तो तेज जाता है। हाँ लिख लो कि द मास फ्लो रेट of fluid always remains constant. Mass flow rate remains constant for every fluid. Remains constant for every fluid. Which means A into V is constant. मतलब A1 V1 is equal to A2 V2. इस तरह भी लिख सकते हो। अगर इसको हम A1 लिख लें और यहाँ पे वेलोसिटी v1 है और इसको v2 लिख लें और यहाँ पे एरिया A2 है। ठीक है, ऑल्दो ये इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन नहीं है जितनी कि नेक्स्ट है हमारी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं बर्नौली इक्वेशन। प्रिंसिपल लिख लो, इक्वेशन लिख लो, थ्योरम लिख लो, जो लिखना है लिख लो। हमें तो इससे मतलब है कि आपको समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है। चले नेक्स्ट। प्रिंसिपल लिखते हैं, चलो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है? ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ नहीं मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब हम फ्लूइड्स में लगाएंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल आ जाएगा, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कितनी टाइप की एनर्जी आपको याद है? काइनेटिक एनर्जी याद है, और क्या हो सकता है किसी चीज़ के बाद? पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये एक पाइप है और ये अलग अलग हाइट पे है ग्राउंड से। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी इस फ्लूइड की, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, है ना? पोटेंशियल एनर्जी है ना, ऊपर है पाइप, ग्रेविटी के साथ जब पानी नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए, है ना? उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है तो काइनेटिक इंक्रीज होनी चाहिए, है? पता नहीं काइनेटिक ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है ना, हमें क्या पता, वो चौड़ रहा है ना। हाँ ये आप कह सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी, एक और एनर्जी यहाँ पे काम कर रही है, यहाँ पे फोर्स की भी एनर्जी काम कर रही है क्योंकि यहाँ पे पीछे से प्रेशर आ रहा है। ये भी तो एक एनर्जी है कि मैंने इसको F.dx कर दिया, है ना? फोर्स डॉट डिस्टेंस हमने कुछ मूव कर दिया, ये भी तो है कुछ एनर्जी। दिस एनर्जी वॉज सप्लाइड टू द सिस्टम, है ना? द पॉइंट इज दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड दिस शुड रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जब हम लगाने की कोशिश करिए, आप मेरे को ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अच्छा यहाँ मास क्या ले, मास किस चीज़ का है ये? वाटर का एक पैकेट ले लेते हैं, चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, इस पैकेट का ये मास है। ठीक है, और इतना ही पैकेट आगे गया तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पतला हो जाएगा ये पैकेट, क्योंकि मैंने ये एरिया बड़ा कर दिया है। ठीक है, यही मास है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि इसको हमें कंजर्व करना है। ठीक है, बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? क्या बाकी लोगों को पता है? mgh होता है कि देखो mgh कैसे होता है पोटेंशियल एनर्जी, कि कोई भी सब्सटेंस है, इसके ऊपर मास कितना, इसका मास कितना है m, इसमें फोर्स डाउनवर्ड कितनी लग रही है?
मास इंटू जी, क्योंकि एम एफ इज इक्वल टू एम है, बचपन से पढ़ा है हमने। व्हाट इज जी? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी चीज़ को आप यूँ छोड़ोगे एक्सेलरेट कितनी एक्सेलरेशन से करेगा, वो है जी, मास इंटू जी। इतनी फोर्स लग रही होती है हर चीज़ के ऊपर। अब इस फोर्स के अगेंस्ट अगर मैंने उसे एच हाइट उठा दिया तो मैंने उसको कितनी एनर्जी दे दी, एम जी इंटू एच। ये इसकी स्टोर्ड एनर्जी है, क्यों? जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये वापस दे देगा एनर्जी, ठीक है, एम जी एच। तो यहाँ लिख देते हैं एम जी एच, है हाँ, ठीक है। और फिर यहाँ लिख देते हैं वो फोर्स इनटू ये कितना डिस्टेंस मूव करा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डी डिस्टेंस मूव करा, डी, है ना, इतना वाटर इस टाइप के ऐसे मूव कर दिया, ठीक है। हमें और ये है कांस्टेंट, ठीक है। एक काम और कर लेते हैं छोटा सा, क्या कि इस पूरी चीज़ को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड। क्यों? क्योंकि क्या है कि मास ऑफ द पैकेट इज सच अ प्रॉब्लमेटिक टर्म इन फ्लूइड मैकेनिक्स। व्हाट इज अ बेटर टर्म कि हम उसकी डेंसिटी लें, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इस पूरी चीज़ को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, है ना, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ आ जाएगी कि एम बाई वी डेंसिटी बन जाएगी, एम बाई वी डेंसिटी बन जाएगी, है ना। यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड करा, क्या मैं इसको रो लिख दूँ, रो वी स्क्वायर, प्लस इसको कर दूँ तो ये रो जी एच, प्लस इसको अगर एफ डॉट डी डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डी, इसको काट देता हूँ, एफ बाई ए, ये क्या होता है, प्रेशर, ठीक है। तो जो हमारी बर्नौली इक्वेशन होती है वो होती है ये, क्या कि हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस प्रेशर शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इनमें से कुछ टर्म आपको याद हो रही होंगी। रो जी एच हमने कहीं पढ़ा है, रो जी एच क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू हाइट। अब समझ रहे हो वो बायनेंसी फोर्स वाला फॉर्मूला क्यों आ रहा है, क्यों? बिकॉज इट इज़ द प्रेशर ड्यू टू हाइट, नीचे आ रहे हैं, है ना। वो क्योंकि पानी वहाँ पे स्टोर्ड है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि पानी उस हाइट पे स्टोर्ड है ना। तो ये क्या है, ये प्रेशर ड्यू टू हाइट हो गया। दिस इज द प्रेशर इन द पाइप, ये वाला। दिस इज द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू द वेलोसिटी। आप समझ रहे हैं, ये हर टाइप का प्रेशर है। ये पोटेंशियल वाला प्रेशर, काइनेटिक वाला प्रेशर, और पीछे से कांस्टेंट प्रेशर आ रहा है। आप समझ रहे हैं, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और उधर से कोई प्रेशर जो भी है, अगर हमने नहीं, अगर हमने पीछे कुछ प्रेशर दे दिया, रोक दिया, तो पहली बात तो पीछे से पूरा फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। फिर भी मान लो अगर हमने कुछ इसको मतलब कुछ करने की कोशिश करी, अगर इस वाले प्रेशर के साथ छेड़खानी करी, तो फिर वो इस पे ट्रांसलेट होगा, कुछ वॉल्यूम वेलोसिटी बढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा। समझ रहे हैं, एक बार ये नोट करो ये फॉर्मूला, उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन पे चलते हैं। चला गया। अब इस इक्वेशन को हम याद रखते हैं, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस प्रेशर, ये है कांस्टेंट, ठीक है। अगर बाकी सब सेम है, मान लो ये जो प्रिंसिपल है मैं एरोप्लेन पे लगा रहा हूँ, ठीक है। एरोप्लेन के ऊपर एक ना एयरफॉइल डायग्राम बनता है इस तरीके से, ठीक है। एक्चुअली एयरफॉइल मैंने हल्का सा गलत बना दिया, इस टाइप का एयरफॉइल डायग्राम बनता है, ठीक है। जो लीडिंग एज होता है एरोप्लेन का वो इस टाइप का कुछ होता है,
और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एयर मारने की कोशिश करते हैं और एयर क्या करेगा, इस तरीके से जाएगी, राइट। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको किसी और रंग से दिखाते हैं। इस डिस्टेंस को, इसको हम कहते हैं एयरफॉयल प्रिंसिपल, जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। मैं बर्नौली प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस दिखा रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है या यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है? क्या लगा? नहीं, ये वाला कम है एक्चुअली, ये थोड़ा सी स्ट्रेटर लाइन है, ये कर्व्ड लाइन है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ा। जहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती है घटती है? नहीं, क्योंकि उतने ही टाइम में आपको उतना डिस्टेंस कवर करना है ना। और हमने यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन में भी ये चीज़ देखी। कहाँ गई कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी? है जी, हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन भी तो देखी। ये भी तो ऑलमोस्ट यही चीज़ कह रही है कि क्या, चलो कंटिन्यूटी इक्वेशन में, लेकिन चलो इस तरीके से हम नहीं देख पा रहे हैं इसको, क्योंकि एरिया हम वहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं। बट एनीवे, पॉइंट इज यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है ना, तो ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है। फ्लूइड का प्रेशर क्या है? यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर क्या है, यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर अज्यूम करते हैं कांस्टेंट है। ठीक है, हम अगर, या चलो इसको पी को अज्यूम नहीं भी करते हैं, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रो वी स्क्वायर है, यहाँ पे जो रो वी स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला टर्म है ये ज़्यादा होगा या कम होगा इसके कंपैरिजन में? ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर ये चीज़ ज़्यादा हो गई तो ये चीज़ कम हो जाएगी। गॉट इट? ठीक है, ये है ऊपर, ऊपर क्या है? प्रेशर हो गया कम। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये बढ़ गई और रो जी एच का कोई मतलब ही नहीं है, एरोप्लेन सेम हाइट पर ही है। ठीक है, इतने से हाइट से अंतर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कम। यहां पर क्या हो गया? यहां प्रेशर हल्का सा बढ़ा हुआ है। ठीक है, नीचे प्रेशर कम है, वो ऊपर प्रेशर, नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है। नेट फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करेगी ये ऑब्जेक्ट? नीचे से नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो ये ऊपर जाना चाहिए ना, बॉयंसी की तरह हो गया ऑलमोस्ट। समझ रहे हैं एयरफॉयल प्रिंसिपल किस तरह काम करता है? ये है प्रिंसिपल, एयरफॉयल प्रिंसिपल। एयरफॉयल, हाँ, एयरफॉयल। ठीक है, सारे एरोप्लेन ऐसे चलते हैं। इसके लिए चलते रहना ज़रूरी है। अगर वो एक क्रिटिकल वेलोसिटी से पीछे आ गया है ना, तो स्टॉल कर जाएगा, उसके बाद यूं धप्प की तरह गिरेगा। ठीक है, उसके लिए पता है क्या करना पड़ता है फिर? अगर ऐसा हो गया कि वो स्टॉल होना शुरू हो गया एरोप्लेन, ठीक है, तो पायलट को ये करना पड़ता है, उसको नोज़ को पिच डाउन करना पड़ता है। ठीक है, और ज़्यादा तेज़ी से नीचे लाए, लेकिन इस तरीके से कि एयरफॉयल नीचे की तरफ अब काम करे। तो क्या होगा कि उसको वेलोसिटी गेन होगी और उसके बाद वो उसको नीचे यूँ ले जा पाएगा। अगर उसने ऐसे ही छोड़ दिया और वेलोसिटी कम हो गई, वो यूँ धप करके नीचे गिरेगा। ठीक है, क्यों? हमें इसके थ्रू ये वेलोसिटी बढ़ानी है। जब तक ये चलेगा तब तक, जब तक ये आगे की तरफ बढ़ेगा तब तक ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ काम करती है, इसको कहते हैं हम लिफ्ट। ठीक है, इसको लिफ्ट का फोर्स कहते हैं कि एक तो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से लिफ्ट आ रही है। ठीक है, एक और वजह से लिफ्ट आ रही है कि यहाँ पे जो ये है ना, ये जो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, आप ये देखें, एक सेकेंड, एक ऐसा करते हैं शेप, हाँ, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, इतने एरिया में जितना भी इसके ऊपर वो हवा सामने से आ रही है ना, ये भी हवा क्या है, इस पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, रेजिस्टेंस दे रही है ना। बट क्योंकि ये इस तरीके से टिल्टेड है, इसका कोई अपवर्ड वो भी होगा वेक्टर फोर्स का, है ना। तो दो चीज़ें करनी है, एक तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिफ्ट क्रिएट हो रही है, एक सामने से आने वाली हवा जो है वो भी उसको ऊपर पुश कर रही है।
ठीक है। तो दो चीज़ें जो ऊपर पुश करती है उसको। बट एनीवे यहाँ पे एक बर्नौली प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है, ठीक है। याद करो मैंने आपसे एक वो एक्सपेरिमेंट बोला था कि एक कैंडल है, ठीक है। अगर मैंने यूँ सीधे फूंक मारी तो ऑब्वियसली बुझ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन में फूंक मारूंगा तो ये कहाँ जाएगी? सवाल मतलब मैंने फूंक यहाँ मारी यूँ, ठीक है। अब तीन ऑप्शन है, ए ऐसे जाएगी, बी ऐसे जाएगी, सी ऐसे जाएगी, या ए बी सी भी बोल दो कोई है नहीं। फ्लिकर करेगी सर बस। उसकी जो फ्लिकर होगी जो उसकी टिप सी की तरफ जाएगी और बाकी बॉडी बी की तरफ जाएगा, ऐसा कुछ है। सब कुछ सी की तरफ जाएगा। कैसे सर? क्यों? अब देखो बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, और ये ना एक काम करना, एक बढ़िया से ना वीडियो बनाकर मेरे को दिखाना घर जाके, ठीक है, कि ऐसा हुआ कि नहीं, ठीक है। कोई दिए से भी हो जाएगा, आपको खाली एक लॉ चाहिए, बत्ती चाहिए, ठीक है। अब देखो अप्लाई करते हैं, पहले बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, वो थ्योरी हो जाएगी, ठीक है। फिर आप प्रैक्टिकल करके दिखाना हो रहा है कि नहीं, ठीक है। क्या कि अब ये बताओ, मैंने एयर की वेलोसिटी किधर ज़्यादा है? मैंने ये बताया ना, जब हाँ, तो यहाँ पे एयर की वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे एयर की वेलोसिटी है, मैंने ये चीज़ बढ़ा दी, द होल थिंग्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट, है ना। तो दिस हैज़ टू ड्रॉप, तो प्रेशर यहाँ कम हो गया, वहाँ ज़्यादा हो गया, तो उधर जाएगी। मटेरियल वुड फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है। इनफैक्ट एक पन्नी है, ठीक है, ये गोल पन्नी है इस टाइप की, ठीक है, और उसके बीच में से आप जब मारोगे हवा, ठीक है, तो स्पीड से कोई चीज़ जाती है ना। मैंने क्या बताया, अगर ये वाला चीज़ ऊपर हो गई तो ये वाली चीज़ नीचे जाएगी, अंदर प्रेशर कोलैप्स कर जाएगा और बाहर अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और उससे होगा क्या, ये कोलैप्स कर जाती है। इसलिए जब आप पन्नी में यूँ फूंक मार दो, पटर आवाज़ करती है, क्यों? बार बार वो कोलैप्स कर रही है, ऐसे ही हार्ट अटैक आता है। एक प्रोफेसर ने बच्चों को बुलाया था, हाँ? इतनी बड़ी पन्नी में हाँ। फूंक मार के इसको पूरी को एयर से भर दो। हाँ। उन्होंने खूब कोशिश करी, नहीं किया, नहीं, उन्होंने लेकिन दूर से फिर उसमें मारी, यूँ करोगे भर जाएगा, ठीक है। और इसलिए हम यूँ करते हैं, पन्नी को यूँ झड़काते हैं और एकदम से हवा भर जाती है, ठीक है। क्यों हो रहा है ये काम, कि जब हम सेम ही चीज़ ऐसे करेंगे, जब हम दूर से मारेंगे, यहाँ पे हो गई वेलोसिटी, दिस टर्म इंक्रीज, देयरफॉर दिस मस्ट कम डाउन, ठीक है। ये मान लो इस तरीके से है, तो इसके बीच में प्रेशर कम हो गया। अब मटेरियल, एडिशनल मटेरियल यहाँ पे फ्लो करेगा ना, तो आसपास से हवा अंदर चली जाएगी, बाहर से हवा। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी हवा नहीं ले रहे, अब क्योंकि हमने प्रेशर भी कम कर दिया है, तो आसपास की भी हवा ले रहे हैं, वो भी अंदर जा रही है, और वो एकदम से भर गया। गुब्बारे हम फूंक मार के फालतू में मेहनत करते नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये, आप यूँ करके नहीं भर पाओगे, क्योंकि हम यहाँ पे फिर क्या है कि आप समझ रहे हैं, यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रेशर एक्चुअली देना पड़ेगा। हमारी ये जो हवा है, ये लो प्रेशर वाली हवा है, और वहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में हवा आ रही है, हम क्या करें, ठीक है। तो हमें उल्टा और प्रेशर देना पड़ेगा, इसलिए वो भरेगा। इसलिए गुब्बारे से तो कोई तरीका ही नहीं है ना, ये सिर्फ यहाँ पन्नियों पे काम करेगा तरीका, ठीक है। बर्नौली प्रिंसिपल जहाँ पे फ्लो आ रहा है ना, वहाँ पे इनफैक्ट देखना, कभी ये चेक करना कि जैसे ये आपका नल का है, ये नल है, ठीक है, यहाँ से एक बढ़िया सा लेमिनार फ्लो आ रहा है, लेमिनार फ्लो नीचे पतला होता चला जाएगा। पतला क्यों होता चला जाएगा बाय द वे? जब भी आप करोगे ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे पतला होता जाता है, ऐसा क्यों? जैसे नीचे जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना, वेलोसिटी क्यों बढ़ेगी? ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्सेलरेटिंग द फ्लूइड, ठीक है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका एरिया कम होता चला जाना चाहिए ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती थी हमारी, कहाँ गई ये वाली, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, इफ दिस इंक्रीज दिस मस्ट डिक्रीज। अगर वेलोसिटी बढ़ गई, एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। एनीवे, हम वो नहीं करना चाह रहे, बट जो भी है, मतलब ये इस टाइप के ना सवाल पहले आते थे यूपीएससी में, अभी भी स्टेट पीसीएस में आते हैं कि अगर फ्लूइड का ये कर दो तो वो क्या हो जाएगा, ये कर देंगे वो क्या हो जाएगा, ना। नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर आ गए
ठीक है, तो आप इक्विप्ड होने चाहिए, इंट्यूशन काम करना चाहिए, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं ये चलो पतला हो जाएगा, सब बढ़िया है। आप ना कभी ऐसा करना कि या इनफैक्ट इवन इफ द फ्लो इज टर्बुलेंट, ठीक है, नलके और तगड़ा खोल देना, बढ़िया सा टर्बुलेंट फ्लो ले लेना, चलो सब बढ़िया, आपने टर्बुलेंट फ्लो ले लिया। अब क्या करना, यहाँ पे हल्की सी उंगली छुआना, वो उंगली अंदर की तरफ खींचना चाहेगा, ऐसा नहीं कि बाहर करना चाहेगा, है ना। आपको लगेगा कि चलते हुए पानी में कि आप उंगली क्यों दे दो तो वो बाहर की तरफ फेंकेगा, ऐसा नहीं होगा, हमेशा वो अंदर की तरफ लेना चाहेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, ये चीज़ टर्म इंक्रीज हो गई, वो कम हो गई, यहाँ पे अंदर प्रेशर कम है ना। इसलिए कहते हैं कि जैसे बहुत तेज़ अगर स्ट्रीम जा रही है कि उसमें पानी मत डालो, क्योंकि उसका वो आपको अपनी तरफ की, या अगर कोई बहुत तगड़ी जेट स्ट्रीम है उस तरफ हम नहीं जाना चाहेंगे, या मेट्रो ट्रेन आ रही है उससे पीली लाइन से पीछे ही रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो अपने साथ एक वेलोसिटी का जेट लेकर जा रही है, वहाँ पे प्रेशर कम है, नेट फोर्स आपको हवा उस तरफ ले जा रही है, ठीक है। आपको क्योंकि वो प्रेशर इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आपको वाकई में धक्का दे दे, बट फिर भी कोई प्रेशर है, टेंडेंसी हवा की उस साइड ले जाने की है, दूर रहो पीली लाइन से, ठीक है। बस यही है हमारा बर्नौली का प्रिंसिपल, और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एक चीज़ बस और रह गई है, सरफेस टेंशन, बाकी तो समझ आ गया, एयरफॉयल प्रिंसिपल वगैरह होता है। एक बार मैं चेक कर लूँ और भी कुछ एप्लीकेशन है क्या, हाँ कुछ कह रहे हैं आप। आपको पता है किलोग्राम की डेफिनेशन चेंज हुई है 2019 में। हाँ, ऐसा यूनिट जो हमारे उसमें एनसीईआरटी में दे रखे हैं ना, वो अब वैसा नहीं है। किलोग्राम? हाँ, क्या डिफरेंस? क्योंकि पहले उन्होंने कर रखा था कि जो वो था ना क्या कहते हैं, एक ना उन्होंने एक वेट रखा हुआ था, तो उनका जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर करके है फ्रांस में, वहाँ पे एक बढ़िया सा वेट रखा हुआ था कि ये किलोग्राम है। बताओ इस डेफिनेशन में क्या गड़बड़ है। हर किसी को उससे कंपेयर करना होता था अपना किलोग्राम। रिलेटिव वेट था। हमने हैं, अज्यूम तो फिर भी ठीक है कि हम हमें तो कोई ऐसी चीज़ चाहिए ना कि जो चेंज ना हो। जैसे आपको पता है मीटर हमने कैसे डिफाइन करा है, लाइट की स्पीड से। हमने कह दिया कि लाइट की स्पीड होगी 29979 समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। अब ये लाइट मतलब 1 इतने सेकंड में जितनी डिस्टेंस चल रही उसको हमने मीटर कह दिया। अब लाइट हम जब ये रिलेटिविटी वगैरह करेंगे ना तब देखेंगे, लाइट किसी भी फ्रेम में आप कितनी भी तेज़ जा रहे होगे, आपके रिलेटिवली उतनी स्पीड से लाइट जा रही होगी, ठीक है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा वैसा मतलब जनरली सेंस नहीं बनाता, काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन ये है प्रिंसिपल। अब क्या कि हमने लाइट जो कि एक फंडामेंटल चीज़ है उसकी मदद से मीटर डिफाइन कर दिया। किलोग्राम में हमने ऐसा क्यों नहीं करा? हाँ, सेकंड हमने सीजियम की फ्रीक्वेंसी इसलिए क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी किसी भी प्लेनेट में यूनिवर्स के किसी कोने में चले जाओ, सीजियम का कोई एटम उठा लेना, ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी देखना वही मिलेगी। ये तो है ही, वरना एटम चेंज नहीं हो गया अगर वो फ्रीक्वेंसी, अगर एनर्जी ट्रांजिशन के स्टेट अलग अलग दे रहा है तो। पता नहीं, हाइड्रोजन के शायद नापना उतना आसान नहीं होता होगा, है ना, जिसको नापना भी आसान है। अब क्या है कि उन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट, अब हम करेंगे E=h करके एक फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे h को उन्होंने डिफाइन कर दिया कि प्लैंक कांस्टेंट में kg की जो वैल्यू ऐसे आएगी उसको हम kg बोलेंगे, ठीक है। हम ये देखेंगे, हाँ नहीं 1000 ग्राम ही है, सब कुछ सेम है, बस हमने डेफिनेट इनफैक्ट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, जितना वो पहले से था kg था ना उसी के बराबर कर दिया। अब पता है क्या प्रॉब्लम क्या है, तब से लेकर अब तक हमें ये पता है उसने हीट रेडिएट करी होगी, उसका बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ तो एटम्स घटे होंगे, वेट कम हुआ होगा।
हम नहीं चाहते कि किसी मतलब फिर से कोई हिटलर आए उस किलोग्राम को डिस्ट्रॉय कर दो और हमें पता नहीं किलोग्राम क्या है ना। हम एक फिजिकल जो हमने अपने हाथ से बनाया है इस चीज़ पे नहीं डिपेंड करना चाह रहे अपनी डेफिनेशन को, है ना। तो हमें फंडामेंटल पार्ट वो चाहिए। चलो छोड़ो, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सरफेस टेंशन। मैं सोच रहा था आज यूनिट्स और ये भी कर लेंगे पर आज टाइम चला गया। हमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वगैरह करना है और उसको करते ही सीधे हम जाएंगे रिलेटिविटी क्वांटम फिजिक्स इन सब पे, ठीक है। चलो सरफेस टेंशन, सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखो कि इट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको क्या सुनाई दिया? पर यूनिट लेंथ acting along this surface of a liquid, acting along this surface of a liquid। ठीक है, और इसके लिए हम ऐसा करते हैं, एक वो जो होता है ना बबल, है ना, वो सर्फ से हम वो बनाते हैं ना, है ना, सर्फ का वो बबल वाली सरफेस, है ना, उस टाइप का कुछ लेते हैं। एक वो बनाते हैं, 2 रॉड्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक रॉड फिक्स है और यहाँ पे एक और रॉड है, बट दिस रॉड एक्चुअली मूव्स इधर डायरेक्शन में, ठीक है। लेट्स सपोज ऐसा कुछ है और हमने क्या करा कि इस पूरे कॉन्ट्रैप्शन को उठाकर हमने एक बढ़िया से टब के अंदर, जिसके अंदर सूप सॉल्यूशन है, उसमें डुबाया और उठाया। जब उठाया तो यहाँ पे एक फिल्म आ गई। व्हाट इज दिस फिल्म? अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें, दिस फिल्म इज बीच के अंदर वाटर जो कि किसी चीज़ से मिला हुआ है और यहाँ पे एयर और यहाँ पे एयर, ऐसे ही है ये फिल्म, ऐसे कुछ है, ठीक है। 2 सरफेसेस हैं, ठीक है। लिक्विड्स हैव अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी टू फॉर्म ए सरफेस, है ना। व्हाट वी आर स्टडिंग हियर इज हर सरफेस की एक सरफेस टेंशन होती है, मतलब सरफेस अपने आप को कपड़े की तरह यूँ स्ट्रेच करके रखना चाहती है, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने ये करा और यहाँ से हमने फिलहाल के लिए होल्ड कर रखा था, ठीक है, इस वाले ये वाली जो रॉड है इसको कहीं इधर उधर जाने नहीं दे रहे थे। जैसे ही हम छोड़ेंगे इसको, पता है क्या होगा, ये यूं जाना शुरू हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस सरफेस में, ये जो सरफेस हमने फॉर्म कर दिया इसमें एक टेंशन है, ठीक है। ये हमें कैसे और पता लगेगा कि जैसे किसी भी शेप का हमारा बबल बना है ना, हमने वो ब्लो वाला जो होता है ना, वो बबल्स बन रहे होते हैं, है ना, वो हमने बनाए और वो इवेंचुअली एक स्फेरिकल शेप ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि वो मिनिमम सरफेस एरिया मेंटेन करना चाह रहा है। ऐसा क्यों ही करना चाह रहा होगा? इसलिए क्योंकि चारों तरफ क्या है, एक स्ट्रेचिंग फोर्स लग रही है, ठीक है, और वो एकदम स्ट्रेट लाइन, हर जगह से स्ट्रेट लाइन होना चाह रहा है। हर जगह स्ट्रेट लाइन हो गया, वो स्फेरिकल हो गया, ठीक है। एज लीस्ट डिस्टेंस एज पॉसिबल वो करना चाह रहा है ना। ये तो चलो हमने इस सोप वाले पानी के लिए लिया, क्या नॉर्मल पानी पे भी ये ट्रू है? हाँ, ये नॉर्मल पानी पे भी ट्रू है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप यही इसी टाइप के कुछ एक्सपेरिमेंट नॉर्मल पानी पे भी कर सकते हैं। पहली बात तो क्या कि उसने सरफेस बनाई, ये अपने आप में एक एविडेंस है कि सरफेस टेंशन है। आप इस पानी को यूं उछाल दो और वो स्फेरिकल ड्रॉपलेट बनेगी, ठीक है। इनफैक्ट अगर जैसे गिरती हुई ड्रॉपलेट को फोटोग्राफ करना मुश्किल होता है, अगर करेंगे तो आपको एग्जैक्टली स्फेरिकल ड्रॉपलेट मिलेगी। चाय की बूंद सही में? नहीं, मैं तो गिरती हुई की बात कर रहा हूँ ना। ओ अच्छा, हाँ वो अच्छा, वो आप ये कह रहे हैं कि आपने कुछ ये बूंद गिराई और उसके बाद वो ये होकर जो एक बार उछलती है वो स्फेरिकल होती है मोमेंटरली जब आप देखते हैं। हाँ, एग्जैक्टली वही चीज़ है ये। इनफैक्ट ये ना एक्सपेरिमेंट उसमें इसको कहते हैं हम विंड टनल। विंड टनल सुना है क्या होता है? कि हम क्या करते हैं, विंड जैसे एरोप्लेन का एयरफॉइल वाला प्रिंसिपल है, हम उसे उड़ाकर टेस्ट करेंगे तो लोग पक्का मरेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सेम कंडीशंस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एक बहुत ही अच्छी खासी बढ़िया सी टनल लेंगे और यहाँ पे बहुत अच्छा बड़ा टरबाइन रखेंगे, ठीक है। कितना बड़ा टरबाइन? मतलब ऐसा होगा कि जैसे 150, 200 हॉर्स पावर, 500 हॉर्स पावर की मोटर लगा दी,
ठीक है, ये मतलब इनको मोटर नहीं कहते, ये मतलब मॉन्स्टर्स होते हैं, ठीक है। इतनी इस चीज़ को हमने यहाँ से एयर भेजना शुरू करा और यहाँ पे उस एयर फॉइल को टेस्ट करा। यहाँ पे भी हम उसकी लिफ्टिंग पावर को टेस्ट कर सकते हैं, है ना, उसके लिए वो ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जब विंड टनल को इस तरह टेस्ट करा, इसी विंड टनल को अगर हम इस तरह टेस्ट करें, यहाँ पे एक जाली सी लगा दें, यहाँ बंदा ताकि खड़ा हो जाए, ठीक है, और नीचे हमने यहाँ पे लगा दिया ये टरबाइन, ये ऊपर की तरफ, ठीक है, ये इतना तेज़ी से विंड देगा कि बंदा उड़ सकता है। होता भी तो सर वो एक्सपीरियंस करने के लिए। हाँ, वो क्या कहते हैं उसको, स्काई डाइविंग को एक्सपीरियंस करने के लिए अगर आपको क्या है कि मरना नहीं है तो बेहतर तरीका ये होता है कि ऐसे आप इसमें कर लें। अब क्या है कि जब यहाँ पे आप अपनी बोतल से यूँ पानी छोड़ेंगे ना, वो क्या है कि वो स्फेरिकल आपको यहाँ स्टिल दिखाई देगी। क्यों? उसकी जो ग्रेविटी है वो उसे नीचे ले जाना चाह रही है, नीचे से हवा उसको ऊपर ले जाना चाह रही है, वो यहाँ आपको स्टिल दिखाई दे रही है। और वहाँ पे हमें कैसे दिखाई देती है? स्फेरिकल। अगर उसने भी अपने आप को स्फेरिकल कर दिया, विच मीन्स ये सरफेस टेंशन थी। ठीक है, तो और भी मतलब इस चीज़ के और भी कई एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एक ब्लेड रख लो, ठीक है, इनफैक्ट ब्लेड छोड़ो, सुई रख दो, ठीक है, सुई ज़रूरी नहीं है डूब ही जाए, ठीक है, सुई को बड़े आसानी से यूँ करके यूँ प्लेस कर दें हम, तो होगा क्या कि ऐसा कुछ होगा कि जो सरफेस है ना, सरफेस के ऊपर सुई ऐसा कुछ बना देगी, ये रही हमारी सुई, और फिर ये ऐसे ये कंटेनर ऐसा कुछ बना लेगी। क्या कि ये जो सुई है इसने एक सरफेस टेंशन ले ली, ठीक है, अब क्या है ये हल्के से नीचे आ गई, ठीक है, और नीचे आने की वजह से ये अभी क्या सरफेस टेंशन ऐसे थी ऐसे, अब सरफेस टेंशन हो गई ऐसे, इस डायरेक्शन में एक टेंशन है, ये जो दो तरफ की टेंशन है ये इसके mg को बराबर कर दे रहा है, ठीक है, ये हो गया सरफेस टेंशन। एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है इस चीज़ के लिए, क्या? कैपिलरी ट्यूब। सुना है कैपिलरी ट्यूब? बहुत पतली ट्यूब हम लेना, ठीक है, वो माइक्रोफाइबर होता है ना उस टाइप की ट्यूब। ब्लड कैपिलरी तो आपने देखी नहीं है ना, मैं ऐसी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो आपने देखी हो, हैं? होती हैं? चलो, ब्लड कैपिलरीज तो नहीं होती खैर। हाँ, तो यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब में क्या होगा कि जो पानी है हमेशा इस टाइप की ये सरफेस बनाता है, पानी की एक टेंडेंसी होती है ये करने की, है ना। अब क्या है कि क्योंकि उसने इसको पकड़ लिया है तो क्या है कि ये ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ एक टेंशन दे रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पानी है ना ये ऊपर चढ़ जाएगा। अब हम कहेंगे भाई ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, तो mg लगना चाहिए, क्यों नहीं जा रहा? बिकॉज दिस mg इज इक्वेटेड बाय दिस सरफेस टेंशन दोनों तरफ की, और इसलिए ये चढ़ जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं, अभी क्लास बंद दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब्स के एग्जांपल में जो कुछ भी है ये होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, बस आप यहाँ टेंशन इज इक्वल टू F/L लिख दो, हैं, ऑटोमेटिकली, हाँ, बस F/L लिख दो, सरफेस टेंशन इज F/L। फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब यहाँ जो ब्लेड है ना, अगर हम ब्लेड की बात करें, इसका टॉप सेक्शन अगर ऐसा है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, इतना फोर्स इनटू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल उसका फोर्स है, ठीक है, F/L, ठीक है। और उसके कुछ एग्जांपल्स लिख लो। फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ड्रॉपलेट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स, कॉमा बबल्स, कैपिलरी एक्शन, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, सेकेंड है कैपिलरी एक्शन, ठीक है। इंसेक्ट्स वॉकिंग ऑन वाटर, दे आर नॉट जीसस,
क्या चीज़ के ऊपर? नहीं अच्छा अच्छा वो ऐसे 3-4 इंसेक्ट्स के नाम दिए गए थे ना हाँ कि इनमें से ये कौन सी स्पीशीज है। तो एक फ्रॉग हॉपर हो गया, तो एक वाटर करके भी कुछ था। ठीक है। इनफैक्ट पता है क्या, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इंसेक्ट्स को, पानी से बहुत डर लगता है। क्यों? एक बार वो उसके अंदर चले गए, अब वो क्या है, वो सरफेस टेंशन उनको पकड़ के रखती है। वो पानी से मतलब एक वाटर ड्रॉपलेट अगर उनके सर के ऊपर आ गई ना, और वो पानी के बाहर भी हैं, वो मतलब डूब के मर जाएंगे। वो कहता है चलो और पानी में डूबना, उनके साथ हो जाता है। वाटर स्केटर हैं? चींटी के साथ वाटर स्केटर, चींटी चींटी डूब जाती है ना। अच्छा इसका ना ये जो कैपिलरी एक्शन है एग्जैक्टली उल्टा भी कभी कभी लग जाता है। क्या लगता है कि जो मर्क्यूरी है ना उसके ऊपर जो सरफेस बनती है वो ऐसी बनती है, ठीक है। तो होगा क्या कि इस ऐसा होने की वजह से अब टेंशन किस साइड को लग रही है? नीचे की साइड को। तो उल्टा होता है कि जो मर्क्यूरी है ना वो हल्के सा नीचे चली जाती है। जब हम ऐसे टब के अंदर डुबा कर रखेंगे ना कैपिलरी ट्यूब में, मर्क्यूरी नीचे चली जाती है, ऊपर नहीं आएगी, नीचे जाएगी। उल्टे नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू नहीं बन रहा, यू बन रहा है। ग्रेविटी और खींच लेगी। ग्रेविटी नहीं खींचेगी, टेंशन खींच लेगी। ग्रेविटी तो इसको और ऊपर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है, ये पुश करेगी ऊपर, है ना। ऑल्दो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा डेंसिटी है मर्क्यूरी की, ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना ही है। अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कैसे नापते हैं, याद है? बैरोमीटर। और कैसे काम करता है वो? मर्क्यूरी इन्वर्टेड मर्क्यूरी की ट्यूब रखते हैं, ये याद है, मैंने बताया था एक्सपेरिमेंट, है ना, उसको बस याद आ है। गया था। हाँ बस ऊपर, बस आप ये याद रखना कि इस वाली जो बैरोमीटर की ट्यूब होती है उसमें क्या होता है, नीचे मर्क्यूरी बाथ होता है, एक इन्वर्टेड ट्यूब होती है, ऊपर होता है वैक्यूम, और नीचे ये क्या होता है, मर्क्यूरी। ठीक है, और ये जितना यहाँ पर ये आ रहा है, दिस मस्ट बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कितना होगा, प्रेशर इन द ट्यूब, है ना। एंड हाउ मच प्रेशर शुड बी इन द ट्यूब, इट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, ρGH, रो किसका, डन। ठीक है, बस इस तरीके से हम प्रेशर नापते हैं। ये हो गया बैरोमीटर। ठीक है, तो हमारा फ्लूइड खत्म हो गया। मैं चाह रहा था कि कुछ और भी हो जाए, इससे पहले कि ठंड बढ़े, चलते हैं। कल हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म करेंगे। सर वो रिलेटिविटी उसके बाद फ्रीक्वेंसी वाला टेस्ट किया था, साउंड वाला। है जी, 20 से लेकर 16,000 हर्ट्ज तक सुनाई दे रही थी। अच्छा 16 तक, 16 क्या? सही है। YouTube कम चलाया करो।